नमस्कार दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग असिस्टेंट प्रोग्रामर और जो असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम वाला एग्जाम है उसके PYQs हम लोग देख रहे थे। काफ़ी सारे PYQs जो हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख भी लिए। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए ऑलमोस्ट। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आज उनमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ पाएं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग PHP कोड। एक PHP कोड उन्होंने दे रखा है। तो ये PHP कोड ऐसे स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट किया है, न्यू टाइगर। उस ऑब्जेक्ट को कॉल किया है सिंपली, ठीक है, और जो क्लास है उसको सिंपली कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। उसके बाद एक इको कमांड हम लोग रन कर रहे हैं, काइंड ऑफ प्रिंट कमांड है, टाइगर्स हैव डॉट डॉट देन BR और फिर से इको FUR कॉल और फिर से इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन कॉल करेंगे। हम देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट में क्या है। फिर से BR और फिर BR जस्ट ब्रेक लाइन होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद स्ट्राइप्स कॉल और फिर से ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले कहेंगे क्लास वाइल्ड कैट पे, ठीक है, इसमें एक वेरिएबल है फॉर करके। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या है कि दिस डॉट फॉर जो है इसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम ट्रू, ठीक है। अब क्लास टाइगर एक्सटेंड वाइल्ड कैट, जो टाइगर जो क्लास है वाइल्ड कैट का एक्सटेंड कर रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने इसी का ऑब्जेक्ट बनाया था टाइगर का, ठीक है। तो अभी तो ये डेफिनेशन है इनकी। तो ये भी एक वेरिएबल स्ट्राइप यूज कर रहा है, ये भी अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा है और इस कंस्ट्रक्टर में पेरेंट का जो वेरिएबल है वो यूज कर रहा है। पेरेंट का वेरिएबल यहाँ पे हम लोगों ने फॉर यूज कर रहा है, वो वेरिएबल यूज कर रहा है, ये जो फॉर वेरिएबल है ये यूज कर रहा है, ठीक है। और दिस डॉट स्ट्राइप में फिर से ट्रू वैल्यू सेंड कर रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब ये क्लास कॉल होगी, जब ये टाइगर क्रिएट हुआ, जब ये क्लास टाइगर क्रिएट हुई, तो ये जब ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो इसमें क्या होगा, टाइगर हैव इको फॉर वेरिएबल कौन सा है, फॉर वेरिएबल जो है वाइल्ड कैट है, ठीक है। इसके आगे ऑब्जेक्ट फॉर आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू सेट है, तो ट्रू आ जाएगी। और ऐसे ही इको स्ट्राइप इसका वेरिएबल है। स्ट्राइप जो वेरिएबल है दोस्तों वो वेरिएबल है जो चाइल्ड क्लास है टाइगर, उसका वेरिएबल है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी ट्रू। तो आउटपुट में क्या आएगा, टाइगर हैव पर ट्रू स्ट्राइप ट्रू। तो ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं इसके, टाइगर हैव पर ट्रू स्ट्राइप ट्रू। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और ये हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है कि टाइगर न्यू टाइगर इज क्रिएटेड और टाइगर कंस्ट्रक्ट कॉल्स पेरेंट्स और फिर ये कॉल करेगा, ऐसे ही कॉल करेगा। तो इस हिसाब से आप उसको समझ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावा कोड। एक जावा कोड हम लोगों को दे रखा है और हम लोग को देखना है कि इस जावा कोड का आउटपुट क्या होगा दोस्तों। तो पब्लिक क्लास बिटवाइज डेमो, एक डेमो क्लास है जिसके अंदर एक स्टैटिक वाइड में जो मेन फंक्शन है जावा का वो है। 2 बाइट एरे हम लोगों ने ले रखे हैं, B1 और B2, ठीक है। बाइट में है ये, बाइट में आप ध्यान दीजिएगा, इसको ये इंट में नहीं है। और बाइट का जो रिजल्ट है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, B1 XOR, ये XOR ऑपरेशन का सिंबल होता है दोस्तों, B1 XOR B2। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग str ले रहे हैं, इसमें फॉर्मेट कर रहे हैं %s स्ट्रिंग इंटीजर टू बाइनरी स्ट्रिंग, ठीक है। इंटीजर टू बाइनरी स्ट्रिंग हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं और रिजल्ट जो है वो हम लोग इसका पब्लिश कर रहे हैं बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है। और रिप्लेस कॉमा, रिप्लेस जो स्पेस है उसको 0 से रिप्लेस करना है और सिस्टम आउट प्रिंटर जो है SOP जो हम लोग आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं बाइनरी रिजल्ट स्ट्रिंग को, इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। इस स्ट्रिंग में क्या है, %8s और इंटीजर टू बाइनरी स्ट्रिंग, इंटीजर टू बाइनरी स्ट्रिंग हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन समझा रखा है यहाँ पे कि 117 का हम लोग बाइनरी कर लेंगे पहले, 95 का बाइनरी कर लेंगे, दोनों के बीच में XOR लगा देंगे, जो आउटपुट आएगा वो इसका आउटपुट रहने वाला है। तो 117 को बाइनरी में हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप सिंपल से ऐसे कर सकते हैं, 117 जो है 177, इसमें 2 का डिवाइड करते जाएंगे। तो जैसे लेट सपोज ये आ जाएगा 5 एंड देन 558 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे 1 रिमेनिंग हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 14 रह जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे करके वैल्यू निकल के आएगी। हमको डाउन से अप में जाना है, डाउन से अप में जाना है तो ये वैल्यू आएगी 01110 101, ऐसे करके एक वैल्यू आएगी 177 की दोस्तों। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग की आ गई। और ऐसे 95 का बाइनरी जब हम लोग करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। दोनों का XOR ऑपरेशन करेंगे। XOR में हमेशा क्या होता है, जो सेम बिट होती है, जैसे 1 है सेम बिट, तो उसके इसमें 0 आएगा। और जो अल्टरनेट बिट है, जैसे कि यहाँ पे थर्ड जो बिट है वो अल्टरनेट बिट है, यानी कि डिफरेंट बिट है, तो इस केस में 1 आएगा। सेम बिट पे 0, अल्टरनेट बिट पे 1, ये XOR ऑपरेशन होता है।
एक्सॉर ऑपरेशन ये होता है कि सेम बिट पे 0 अल्टरनेट बिट पे 1, तो ये सेम बिट पे 0 आ गया और अल्टरनेट बिट पे इसका 1 बना गया, तो ये एक्सॉर से वैल्यू निकल के आ जाएगी और जो 8 बिट में रिजल्ट ऐड करेंगे हम उसको, तो ये आउटपुट आ जाएगा 0 0 1 0 1 0 1 0, तो ऑप्शन सी इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अनदर वे दैट जावा इम्प्लीमेंट्स द वन इंटरफेस मल्टीपल मेथड। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों इन एस्पेक्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, एक इंटरफेस हो यानी एक इंटरफेस है, एक क्लास हो गई, उसके मल्टीपल मेथड है। मल्टीपल मेथड का आप कॉल करेगा जब हम लोग मेथड ओवरलोडिंग यूज करेंगे, ओवरराइडिंग या फिर रन टाइम। पॉलीमॉर्फिज्म तो एक ही हो गया, जब हम लोग ओवरराइड करते हैं तो ओवरराइड मेथड यूज कर सकते हैं, बट ओवरलोडिंग जो है वो हम लोग इस केस में यूज कर सकते हैं कि जब एक मेथड हो और उसके मल्टीपल, एक जो इंटरफेस हो उसके मल्टीपल मेथड हो, तो उस केस में मेथड ओवरलोडिंग यूज करते हैं। जैसे कि एक कार है, अब उसकी टाइप है मान लो एक मारुति की है और एक जो है वो होंडा की है, तो ऐसे इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज होगी वो तो कॉमन रहेगी। मेन जो प्रॉपर्टीज है कार का कलर टाइप, और तो वो जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो हम लोग मेथड ओवरलोडिंग के यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग से आंसर आएगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जावा कोड का आउटपुट बताना है। क्लास एक्स है, इम्प्लीमेंट्स रनेबल एक इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, फिर पब्लिक वॉइड रन और i इक्वल्स टू 1 से i लेस देन 10 i प्लस प्लस, तो ये कब तक लूप चलेगा, 1 से लेकर 9 तक लूप चलेगा, टोटल 9 तक। तो सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटलन में क्या आ जाएगा, थ्रेड 1 टू लेकर 9 तक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 9 बार लूप चलेगा, लास्ट वैल्यू जो थ्रेड एक्स की आएगी वो 9 आएगी, इस बात का आप ध्यान रखना। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसको, सिस्टम डॉट आउटपुट एंड ऑफ थ्रेड एक्स, ठीक है। ये जो इस लूप के बाहर आते ही एंड हो जाएगा। अब क्लास रनेबल टेस्ट जो है इसमें हमने एक मेन फंक्शन यूज कर रखा है, यहाँ से ऑब्जेक्ट कॉल होगा और थ्रेड जो क्लास है उसका थ्रेड एक्स हमने एक ऑब्जेक्ट भी बना दिया, तो न्यू थ्रेड रनेबल थ्रेड डॉट एक्स डॉट स्टार्ट। जो ये थ्रेड डॉट एक्स डॉट स्टार्ट जो है हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं, यानी थ्रेड डॉट एक्स ये हो गया और डॉट स्टार्ट यानी कि मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। एसओपी एंड ऑफ मेन थ्रेड। अब जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो थ्रेड एक्स की वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 9 हो जाएगी, और तो इसका आउटपुट क्या आएगा, थ्रेड 9 और एंड ऑफ थ्रेड एक्स, ऐसा करके इसका आउटपुट आ जाएगा। इसके बाद ये भी तो कॉल होगा, तो थ्रेड 9 और एंड ऑफ एक्स, बट यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में वो दे नहीं रखा एंड ऑफ थ्रेड एक्स, तो थ्रेड 9 जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर वो ऑप्शन में दे रखा होता तो हम लोग वो भी यूज करते हैं। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन भी कर रखा है यहाँ पे, वैल्यू 9 हो गई, एंड ऑफ थ्रेड हो गया, मेन थ्रेड में प्रिंट एंड ऑफ मेन थ्रेड आल्सो इन बिटवीन डेटा ड्यू टू कंकरेंसी के लिए टाइप कर सकता है, बट ऑप्शन में नहीं, तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंट कंपेयर टू ऑब्जेक्ट इन जावा, ठीक है दोस्तों। तो इट कंपेयर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड रिटर्न -1 0 1, यही बिल्कुल इसका सही आंसर है। जो कंपेयर टू जो फंक्शन होता है दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट मेथड होता है, ये क्या करता है कि ये जो इंटीजर वैल्यू उनको कंपेयर करता है, ठीक है। अगर वो सेम है तो 0 दे देगा, लेस देन तो -1 देगा और ग्रेटर देन है तो +1 देगा। तो यही यहाँ पे हमने 0 वैल्यूज है और लेस देन 0 इफ आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जो है वो बड़ी है, और ग्रेटर देन 0 अगर आर्ग्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू है वो ज़्यादा है तो वो आर्ग्यूमेंट से, तो उस केस में +1 या +2 जो भी वैल्यू आएगी वो महंगी। बाकी दोनों ऑप्शन इसके गलत है दोस्तों, इनका कहीं पे यूज नहीं है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग ASP.NET कोड। ASP.NET कोड जो हमने बस दिया हुआ है, इसका आउटपुट हम लोग को देख के बताना है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, एक लेआउट बना दिया इन्होंने, ठीक है। इस लेआउट में सिंपल HTML की डेफिनेशन है, HTML हो गया, इसका हेडर हो गया, ये हेडर क्लोजर हो गया। हेडर में लोगों ने नेम दे दिया, कंटेंट दे दिया, विड्थ और डिवाइस की विड्थ सेट कर दी। ये सिंपल हेडर हो गया जिसका जस्ट हेडर के यूज में काम आता है। और बॉडी में क्या है, डिवीजन जो ऑपरेटर है वो यूज़ कर रहे हैं और उसमें हेलो वर्ल्ड टाइप कर रहे हैं। तो उसका जो आउटपुट आएगा वो सिंपल कोई एरर ही नहीं प्रोग्राम में, सिंपल बेसिक प्रोग्राम है, तो हेलो वर्ल्ड इसका आउटपुट आ जाएगा दोस्तों। लास्ट में ये 4 बार एक्सक्लेमेटरी साइन भी है, तो वो भी इसमें काइंड ऑफ आएंगे दोस्तों। इसमें और इस ऑप्शन में कंफ्यूज होते जाना, कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन भी दिया है, तो बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है दोस्तों। स्टेटमेंट इज द मेन फीचर ऑफ मॉडल बाइंडिंग इन ASP.NET। मॉडल बाइंडिंग क्या होती है उसके बारे में हम लोगों के पास कुछ स्टेटमेंट दी गई, इनमें से बनाना कौन सा सही है कौन सा गलत है। इनकमिंग डेटा इज पार्स्ड एंड द की वैल्यू पेयर इन द HTTP रिक्वेस्ट आर यूज्ड टू पॉपुलेट
प्रॉपर्टीज ऑफ, तो जो डेटा है वो तो बिल्कुल सही है बात, तो इनकमिंग डेटा इज पार्स्ड एंड द की वैल्यू पेयर इन द एचटीटीपी रिक्वेस्ट आर यूज्ड टू पॉपुलेट प्रॉपर्टीज ऑफ डोमेन मॉडल। जो डोमेन मॉडल के जो टाइप होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को पॉपुलेट करने के लिए ही तो हम लोग इसको पार्सिंग यूज करते हैं। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है बाइंडिंग या मॉडल बाइंडिंग या पार्सिंग का क्या यूज है। मेरे हिसाब से ये आंसर है, डू नॉट एलिमिनेट द ग्राइंड ऑफ डीलिंग विद एचटीटीपी रिक्वेस्ट directly rather than dealing with individual data values sent by the browser। ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। The guest response object that is unparsed as a parameter to the action method is manually populated with the date from the fields। तो ये भी ऑप्शन जो गेस्ट रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ पे यूज नहीं आते दोस्तों, वो किसी और पर्पस के लिए यूज में आते हैं। तो ये मेथड भी गलत हो गया। और डू नॉट एलिमिनेट द ग्राइंड ऑफ, ये तो सिंपल इसी का कॉपी हो गया। डू नॉट एलिमिनेट द ग्राइंड ऑफ डीलिंग विद एचटीटीपी रिक्वेस्ट, यहाँ पे एक्सएमएल रिक्वेस्ट देगी तो ये एलिमिनेट करता है एक्सएमएल को भी एचटीटीपी को भी, तो ये भी गलत हो गया। इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑटोमेटिकली मैप्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू द मेथड पैरामीटर और मेथड ऑब्जेक्ट। अब अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग आते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। सो नेम इस पे लैंग्वेज फीचर कंट्रोलर, और फिर हमने पब्लिक क्लास होम कंट्रोलर में कंट्रोलर यूज कर रखा है, और उसके बाद हमने फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे व्यू रिजल्ट इंडेक्स। ठीक है, इसमें एक ऑब्जेक्ट बना दिया और इस ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने कुछ वैल्यू पास की है, लेट्स सपोज 275 एम और 29.95 एम, और फिर एप्पल, ऑरेंज और 110 ऐसी वैल्यूज हम लोगों ने पास कर रखी है। तो उसका आउटपुट हम लोगों को बताना जावास्क्रिप्ट का। डेसिमल टोटल जो है वो इनिशियली 0 है, डेसिमल का एक वेरिएबल हम लोगों ने ले लिया और इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 डिफाइन कर दी है। और इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर आई प्लस प्लस, और फिर हमने फॉर लूप में एक स्विच कीवर्ड यूज किया है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, केस डेसिमल वैल्यू और टोटल में डेसिमल वैल्यू ऐड हो जाएगी, उसके बाद ब्रेक कर। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आई 0 से लेकर इसकी लेंथ यानी 1 2 3 4 5 6 तक ये चलेगा। ठीक है, 6 लेंथ तक ये चलेगा टोटल, और उसमें भी ये हर बार एक इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो पहले वाले केस में क्या होगा, जो भी डेसिमल वैल्यूज है, केस डेसिमल वैल्यूज जो है वो ऐड हो जाएगी, अपेंड हो जाएगी, यानी 275 एम जो है डेसिमल में वो प्लस 29.5 दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे 29.5, तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 304.95 आएगा पहले वाले केस में। तो उसके बाद जो दूसरा केस हो रहा है इसमें इंट वैल्यू ले रहे हैं, व्हेन वैल्यू इंट इज ग्रेटर देन 50, जो वैल्यू जो इंट है 50 से बड़ी है। इंटीजर वाली वैल्यू देखनी है हमको, तो इंटीजर वाली वैल्यू दो ही है, एक 100 एक 10 है, उसमें भी जो 20 से बड़ा है, सॉरी 50 से बड़ा है वो 100 है, तो वो 100 यहाँ पे टोटल इंट में अप्लाइड हो जाएगा, यानी उसकी वैल्यू 100 हो जाएगी इंट की, और फिर ब्रेक कर देंगे। और फिर जो हम लोग रिटर्न व्यू कर रहे हैं उसमें इंडेक्स और न्यूज इंडेक्स रेटिंग और उसके रेस्पेक्ट में डॉलर टोटल और टोटल C2, जो टोटल यहाँ से केस से बन के आया उसकी वैल्यू, यानी 304.95 और 400, तो ये हो जाएगा 404.95 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग 404 और 95, इसका हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे एक्सप्लेन कर रखा है, दोनों को जोड़ेंगे और ये जोड़ेंगे तो ये 404.95 हो जाएगा। Consider the following statement regarding Razor page in ASP.NET। Razor pages जो होते हैं दोस्तों ASP.NET में एक नया फीचर अभी रिसेंट में ऐड हुआ है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हम लोग जो HTML कोड जो डिज़ाइन करते हैं उसकी थोड़ी सी जो फीचर्स हैं, या फिर हम लोग कहें कि जो उसकी इम्प्रूवमेंट है, कोडिंग की जो इम्प्रूवमेंट है, या फिर जो पेज जो जैसे दिखता है उसको इम्प्रूवमेंट को रेजर पेज जो बढ़ाता है। तो इट विल यूज रिक्वेस्ट फॉर्म डेटा टू गेट प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड अपडेट कार्ड। बिल्कुल सही बात है कि अब कार्ड को अपडेट कर देता है। इट डिफाइंड हैंडलर मेथड इन्वोक फॉर HTTP रिक्वेस्ट, ये भी एकदम सही लग रहा है। और गेट मस्ट बी आइडमपोटेंट, एडिंग टू कार्ड्स इज नॉट आइडमपोटेंट। जो गेट मेथड होते हैं वो तो आइडमपोटेंट होते हैं, बट कार्ड में ऐड करना ये आइडमपोटेंट नहीं है, तो ये भी सही है। तो मेरे हिसाब से तो 3 ऑप्शन इसके सही है, 1 2 3। ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि 1 2 3 जो ऑप्शन है वो सही है। Which one of the following method is used in ASP.NET to create a section of pipeline for specific URLs, creating middleware sequences? ठीक है, तो middleware sequences में सिंपल मैप मेथड हम लोग यूज करते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ होना ही नीचे कंफ्यूज है। और what is the process that occurs when a new HTTP request arrive in the ASP
.NET प्लेटफॉर्म। तो ये कह रहा है कि जब ASP.NET प्लेटफॉर्म में न्यू HTTP रिक्वेस्ट अराइव होती है तो क्या प्रोसेस अकर होता है। तो ASP.NET प्लेटफॉर्म सेंड्स अ रेस्पॉन्स इमीडिएटली विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट और यूजिंग मिडिल। गलत बात है, ऐसा नहीं है। The ASP.NET Core platform create object to describe the request and the response and then passes them through the middleware component in a chain inspection and modification। एकदम सही ऑप्शन है दोस्तों। ये एक्चुअली क्या कर रहा है कि जब ASP.NET जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है टू डिस्क्राइब द रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स एंड देन पासेस देम थ्रू द मिडिलवेयर कंपोनेंट। मिडिलवेयर जो कंपोनेंट होता है उसके थ्रू पास करता है चेन में। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। द ASP.NEट Core प्लेटफॉर्म ओनली क्रिएट ए रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्टली सेंड बैक टू क्लाइंट। नहीं, सिर्फ कोर प्लेटफॉर्म के लिए रेस्पॉन्स क्रिएट नहीं करता, ये सभी के लिए करता है। और ASP.NEट प्लेटफॉर्म प्रोसेस द रिक्वेस्ट इन आइसोलेशन विदाउट यूजिंग मिडिलवेयर और मॉडिफाइंग द रेस्पॉन्स। ये भी गलत बात है, आइसोलेशन में नहीं करता है रेगुलर विदाउट यूजिंग मिडिलवेयर या फिर मॉडिफाइंग। मिडिलवेयर तो यूज करना ही करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं इसको। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो बी हो जाएगा। Which of the following statement is given preferences when selecting routes in the middleware scoring system? Segment variable without constraints are given preferences. Segment variable without constraints are always ignored। नहीं, preference भी नहीं। और the most general route is always selected, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। Lateral segments are given preference over segment variables। जो lateral जो segments होते हैं उनको preference दी जाती है segment variable के रेस्पेक्ट। मिडिलवेयर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका एक फीचर है ही, तो ये तो याद रखने की जरूरत कोई नहीं चाहिए। ASP.NEट भी उसमें था एक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेलिवेंट टू गेट सर्विस और क्रिएट इंस्टेंस डी, और फिर इसमें सर्विसेज एंड आर्ग्यूमेंट तो पास कर रखे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें जो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी जो है वो रेलिवेंट है गेट सर्विस और क्रिएट इंस्टेंस से, ASP.NEट में यूज होते हैं। So this method creates a new instance of the class specified by the parameter resolving dependency using services। और बिल्कुल सही बात है कि ये क्या करता है, बेसिकली एक नया इंस्टेंस क्रिएट करता है, जैसा कि डेफिनेशन में भी दे रखा है गेट सर्विस से क्रिएट इंस्टेंस ऑफ द क्लास स्पेसिफाइड बाय द पैरामीटर। जो पैरामीटर में जो क्लास स्पेसिफाई है उसका रिजॉल्विंग डिपेंडेंसी यूजिंग सर्विस एंड एडिशनल ऑप्शनल आर्गुमेंट। ऑप्शनल आर्गुमेंट भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, जो सर्विस को यूज करते हुए ये इस क्लास का पैरामीटर डिफाइन करता है। तो ये सही बात है। पैरामीटर रिटर्न्स द सर्विस टू स्पेसिफाई टाइप इफ वन इज अवेलेबल और क्रिएट्स ए न्यू इंस्टेंस इफ देयर इज नो सर्विस। सर्विस ही नहीं होगी तो वो इंस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि सर्विस का मैंडेटरी है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और इट रिजॉल्व द डिपेंडेंसी ऑफ एन एग्जिस्टिंग इंस्टेंस यूजिंग द प्रोवाइडेड सर्विसेज। गलत था, ऐसा कोई जरूरी नहीं। और इट क्रिएट्स न्यू इंस्टेंस ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास रिजॉल्विंग डिपेंडेंसी यूजिंग द प्रोवाइडेड सर्विसेज एंड ऑप्शनल आर्गुमेंट। तो ये भी गलत है दोस्तों। ऑप्शनल आर्गुमेंट एंड सर्विस यूज करते हुए क्लास क्रिएट नहीं करता, ये क्लास को स्पेसिफाई बाय द पैरामीटर न्यू इंस्टेंस क्रिएट करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। Which of the following ASP.NET Core object is used for working with cookies in the middleware component? कुकीज के साथ वर्क करना तो आई कुकीज देखते ही ऑप्शन देख के आपको समझ में आना चाहिए। आई कुकीज सर्विस HTTP मैनेजर यूज करते हैं ASP.NET में। And then which one of the following statement is correct regarding transport layer security and SSL और TLS? ये तो मैंने आपको जो मेरे लेक्चर्स हैं रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी उसमें भी आपको मैंने बता रखा है। इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी इसकी पड़ी है दोस्तों। अगर आप देखना चाहें साइबर सिक्योरिटी को डिटेल में, जो TLS और SSL क्या होता है, तो वो भी आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं मेरे से ब्राउज़र पे जाके, या फिर जो मेरा यूट्यूब चैनल SS प्रैक्टिकल एजुकेशन जो चैनल है उस चैनल पे जाके भी आप इसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों कि ये TLS और SSL में क्या डिफरेंस है, कैसे ये वर्क करता है। विद एग्जांपल पूरा प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, SSL इज करंट एंड वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल व्हाइल TLS इज कंसीडर्ड ऑब्सोल्यूट। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। SSL एंड TLS सब बोथ आर आउटडेटेड, नहीं नो लॉन्गर नहीं गलत बात। SSL वाज रिप्लेस्ड बाय TLS बट स्टिल SSL इज स्टिल कॉमनली यूज्ड टू रेफर सिक्योर कनेक्शन। ये बिल्कुल सही है। तो जो SSL है वो TLS से रिप्लेस हो गया, बट SSL अभी भी कॉमनली यूज हो रहा है और TLS एंड SSL वर्क इंडिपेंडेंटली होनी चाहिए। दोस्तों अगर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है
तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाके साइबर सिक्योरिटी की जो प्लेलिस्ट है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, स्पेशली यूपीएससी में। आजकल साइबर सिक्योरिटीज पे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं अभी आने वाले। और जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि जो साइबर सिक्योरिटी पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो जाके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं ताकि आपको हेल्पफुल रहे। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ा बन रहा है, तो डेफिनेटली मैं आगे वाले क्वेश्चन से आपको बताऊंगा। आगे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे इसमें, पर वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वीडियो बड़ा नहीं हो, आप भी बीच बीच में ब्रेक लेके फिर से वीडियो पे स्विच कर सके। सो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो जॉब से रिलेटेड है वो, एज वेल एज जो टेक्निकल नॉलेज है आपके लोगों के लिए वैल्यूएबल रहे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।